हेलो, वेलकम टू माय चैनल पॉलीमैथ एग्रो सॉल्यूशन सर्विसेज। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, हमारा चैनल ये बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड एग्री बिजनेस बेस्ड चैनल है। इसमें लास्ट वीडियो में जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वो था जो भी हमारे ऑल ओवर इंडिया में डिफरेंट वैरायटीज़ मिलती हैं एडिबल मशरूम की, वो हमने डिस्कस किया था। और एट दैट टाइम मैंने आपसे कहा था भी हम एक वीडियो नेक्स्ट जो बनाएंगे वो कल्टीवेशन में बताएंगे, मशरूम कल्टीवेशंस पे बनाएंगे। तो आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बेसिकली वाइट बटन मशरूम की कल्टीवेशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। वाइट बटन मशरूम इंडिया में दो वे से कल्टीवेट होती है। फर्स्ट इज जो हम सीजनल कल्टीवेशन करते हैं, जो कि नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा होती है। और इसका जो सीजन स्टार्ट होता है बेसिकली वो एंड सितंबर से लेके एंड अप्रैल तक रहता है। और दूसरा आ जाता है हमारे पास सीजनल ऑफ सीजनल कल्टीवेशन। ऑफ सीजनल कल्टीवेशन में हम एक पूरा सेटअप तैयार करते हैं जिसमें हम मशरूम की अंडर इन्वायरमेंट कंट्रोल कंडीशंस में हम मशरूम की कल्टीवेशन करते हैं। एट प्रेजेंट इसमें बेसिकली जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो बेसिकली मशरूम प्रोडक्शन का, उसमें हमारे 3 या 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कंपोस्टिंग का। सेकंड स्टेप होता है हमारे पास, उसमें हम बीज ऐड करते हैं, स्पॉन ऐड करते हैं। देन उसमें स्पॉन रन होता है, स्पॉन रन के बाद हम उसकी केसिंग करते हैं। फिर केस रन होता है, केस रन के बाद हम उससे पिन हेड फॉर्मेशन के बाद हम उससे पूरा बटन मशरूम लेते हैं। ये जो कॉमन है, चाहे वो अपना सीजनल के लिए है चाहे वो ऑफ सीजनल के लिए है, दोनों के लिए ये मेथड कॉमन है। बट अगर हम डिस्कस करें जो इसका फर्स्ट स्टेप है कंपोस्टिंग मेथड दोनों के लिए अलग अलग है। हमारे पास बेसिकली 3 मेथड्स हैं कंपोस्टिंग के, लॉन्ग मेथड, देन शॉर्ट मेथड, देन इंडोर मेथड। जो लॉन्ग मेथड है वो ज्यादातर सीजनल में प्रेफर किया जाता है क्योंकि उसमें कोई भी कह लो बिल्डिंग स्ट्रक्चर नहीं चाहिए होता, बड़ा सिंपल सिस्टम होता है। तो आज जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो बेसिकली लॉन्ग मेथड ऑफ कंपोस्ट मेकिंग है। तो आइए देखते हैं आगे हमारा जो प्रोसेस है, मैं आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूं। आइए चलते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वायरी है या कोई भी इंक्वायरी है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं polymathagrosolution@gmail.com या फिर satnaman satnaman@gmail.com पे मुझे कॉल कर सकते हैं 6595315473 पे। उससे पहले मुझे व्हाट्सएप करें 9464946907। जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया कि जो अगेरिकस बायोस्पोरस जिसे हम कॉमनली वाइट बटन मशरूम कहते हैं, उसकी जो कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली कॉमन है, चाहे वो लॉन्ग मेथड हो चाहे वो शॉर्ट मेथड हो। जो लॉन्ग मेथड है वो बेसिकली हम सीजनल कल्टीवेशन में प्रेफर करते हैं, और जो शॉर्ट और इंडोर मेथड है वो बेसिकली हम ऑफ सीजनल कल्टीवेशन में प्रेफर करते हैं। बिकॉज लॉन्ग मेथड में जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लगता है और जो इंडोर मेथड है उसमें टाइम बहुत कम लगता है। तो जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली कॉमन, जैसे कि सबसे पहले हम कंपोस्टिंग करते हैं। कंपोस्टिंग के बाद हम उसमें जो स्पॉन है, स्पॉन बेसिकली हम मशरूम के बीज को बोलते हैं, स्पॉन ऐड करते हैं। स्पॉन के बाद हम उसमें उसकी केसिंग करते हैं। केसिंग के बाद उसकी पिन हेड फॉर्मेशन होती है। फिर उसके बाद जब एक बटन प्रॉपर साइज ले लेता है तो हम उसकी हार्वेस्टिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग कर देते हैं। तो ये एक कॉमन टेक्नोलॉजी है, चाहे वो लॉन्ग मेथड है चाहे वो शॉर्ट मेथड है। तो इस वीडियो में मैं जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो बेसिकली कंपोस्टिंग प्रोसेस है। कंपोस्टिंग प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे तीनों शॉर्ट मेथड, इंडोर मेथड और लॉन्ग मेथड। बट इस वीडियो में मैं जो आपके साथ मेनली डिस्कस करूंगा वो है लॉन्ग मेथड। अगली वीडियोस हम शॉर्ट और इंडोर मेथड के लिए बनाएंगे। फ्रेंड्स, कंपोस्टिंग में होता क्या है? कंपोस्टिंग में जितने भी हम मटेरियल यूज़ करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर रेसिड्यू है या जो भी हम बेस मटेरियल यूज़ करते हैं, उसमें सप्लीमेंट ऐड करते हैं। अब ये जो बेस मटेरियल और सप्लीमेंट है, इसमें डिफरेंट तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली हम अगर हिंदी में बोलें तो वो जीवाणु हैं, ठीक है, या कीटाणु या जीवाणु जो भी हम बोलें, वो प्रेजेंट होते हैं। ये 3 तरीके के होते हैं, एक मेसोफिलिक, एक थर्मोफिलिक और तीसरे एक्टिनोमाइसिटीज। ये तीनों तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये जितने भी सप्लीमेंट्स प्रेजेंट हैं स्ट्रॉ में या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं स्ट्रॉ में, उनको ट्रांसफॉर्म करता है सूटेबल फॉर्म में, ताकि उसमें अगेरिकस जो हमारी वाइट बटन मशरूम के जो माइसीलियम है वो इजीली ग्रो करे। और जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है कंपोस्टिंग के एंड में, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज कंपोस्ट। In a very simple language, we can say that composting is a biological
decomposition and stabilization of organic and inorganic substrate, where microorganisms convert available nitrogen into a protein, also resulted in lignin humus complex, which laterly used by the mycelium of mushroom. और बेसिकली जो भी हमारा कंपोस्ट बनता है, अगर वो बिल्कुल प्रॉपर है, प्रॉपरली प्रिपेयर्ड है और वो बहुत सिलेक्टिव नेचर में होता है, तो उसमें सिर्फ एगैरिकस बायोस्पोरस के माइसीलियम ही सक्सेसफुली ग्रो करते हैं एंड प्रैक्टिकल जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है वो उसमें इजीली ग्रो नहीं कर पाते। नेक्स्ट आते हैं हम कंपोस्ट फार्मूलेशन में। कंपोस्ट फार्मूलेशन में बेसिकली 4 चीज़ें यूज़ होती हैं, चाहे वो कोई भी मेथड है कंपोस्टिंग का। सबसे पहले बेस मटेरियल आता है। बेस मटेरियल जो एक्ट करता है एज अ कार्बन सोर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ एगैरिकस बायोस्पोरस या वाइट बटन मशरूम, और बेस मटेरियल आल्सो एक्ट एज अ रिजर्वॉयर ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड लिग्निन। एंड जो बेसिकली हम बेस मटेरियल यूज़ करते हैं वो पैडी स्ट्रॉ आ गया, हे आ गया, वीट स्ट्रॉ आ गया, ओट आ गया, मेज स्टॉक, लीव्स आ गए मेज के, शुगर केन बगैसे आ गया, शुगर केन ट्रैशेस आ गए, लीव्स आ गए, सोयाबीन स्टॉक आ गया, मस्टर्ड स्टॉक आ गया। एनी, अगर हम कॉमनली यूज़ करें तो एनी एग्रीकल्चर रेसिड्यू हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। सेकंड आ गया सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स में जो ऑर्गेनिक हम कार्बन यूज़ करते हैं, नेचुरल जो नाइट्रोजन का सोर्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ बेसिकली हॉर्स एंड चिकन मैन्योर आ गया। कार्बोहाइड्रेट इसमें हम मोलेसेस यूज़ करते हैं, वेट ब्रूअर्स ग्रेन यूज़ करते हैं, देन माल्ट स्प्राउट्स, पोटैटो वेस्ट, एप्पल एंड ग्रेप प्यूमेस यूज़ करते हैं। देन सप्लीमेंट में जो फॉस्फोरस आ गया, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम म्यूरिएट ऑफ पोटैश, सुपर फॉस्फेट, जिप्सम एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम पोटेशियम यानी कि कह लो कैल्शियम और इसका मैग्नीशियम और पोटेशियम के सोर्सेस हैं जो ग्रोथ में हेल्प करवाते हैं। जिप्सम बेसिकली कार्बन सोर्स का भी, कैल्शियम सोर्स का भी काम करता है और साइमल्टेनियसली पीएच मेंटेन में भी हेल्प करता है। तो ये सबसे कॉमन है, ये यूज़ करते ही करते हैं हम, चाहे वो लॉन्ग मेथड है चाहे वो शॉर्ट मेथड है। देन नाइट्रोजन सोर्स में जो सबसे कॉमन यूज़ होता है वो है यूरिया। यूरिया इजीली अवेलेबल है। देन कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट एंड अमोनियम सल्फेट, सबसे पहले हम यूरिया ही यूज़ करते हैं। देन कंसनट्रेट मील आ गया। कंसनट्रेट मील में वीट और राइस ब्रेन आ गया, ड्राइड ब्रूअर ग्रेन्स आ गए, या केक आ गया सोयाबीन का, कॉटन सीड, कैस्टर एंड सनफ्लावर। ये अपना DOC बेसिकली डी ऑयल्ड केक हम इसे बोलते हैं, या डबल DOC जिसे हम डिस्टिल्ड डी ऑयल्ड केक भी बोलते हैं, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं इनमें। इससे बेसिकली ये भी एक नाइट्रोजन सोर्स का ही काम करते हैं। अब आते हैं हम फॉर्मुलेशन की तरफ। फॉर्मुलेशन में बेसिकली जो नाइट्रोजन परसेंटेज है ड्राई मैटर बेस पे, ड्राई वेट के बेस पे हम इनिशियल नाइट्रोजन परसेंटेज कंपोस्ट की रखते हैं 1.5 to 1.75%। कार्बन टू नाइट्रोजन है 20-30:1। याद रखिए, अगर हम इससे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं तो वो कंपोस्ट पे इफेक्ट डालती है, उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, वो आगे हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। देन इसमें मेरी एक बड़ी छोटी सी सजेशन है, अगर आप सीजनल कल्टीवेशन कर रहे हैं स्मॉल स्केल में तो कोई इतना इशू नहीं है, आप थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप सीजनल कल्टीवेशन कर रहे हैं लार्ज स्केल में तो इसे थ्योरेटिकल कैलकुलेट मत कीजिए। आपके पास जो भी आपने स्टॉक किया हुआ मटेरियल है उसकी नाइट्रोजन परसेंटेज पहले किसी भी एजेंसी से करवाइए, बड़ा चीप है, कोई ज़्यादा कॉस्टली अफेयर नहीं है। और इसमें जो नाइट्रोजन परसेंटेज है ये फार्मूला दिया हुआ है आपको। पहले जो ड्राई वेट के हिसाब से टोटल नाइट्रोजन, पहले ड्राई वेट टोटल कैलकुलेट करना है कितना है आपकी कंपोस्ट का, कंपोस्टिंग मटेरियल का। फिर उसके बाद आपने उसमें परसेंटेज नाइट्रोजन कैलकुलेट करनी है जो थ्योरेटिकल दी हुई है। जैसे वीट स्ट्रॉ में 0.4% होता है, वीट ब्रेन में 2% होती है, चिकन मैन्योर में 2.6% है, यूरिया में 46% नाइट्रोजन अवेलेबल होती है। सो इसको हम केजी में कन्वर्ट कर लें, बड़ा इजी है, मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है, और उसको हम टोटल जो परसेंटेज निकाल लें वो आप मैंने फार्मूला दिया हुआ है, नाइट्रोजन परसेंटेज इज इक्वल टू नाइट्रोजन इन केजी। जो टोटल आपकी नाइट्रोजन है वो लीजिए और उसको ड्राई वेट से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी। सो ऐसे आप नाइट्रोजन परसेंटेज इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 3-4 बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ मेथड ऑफ कंपोस्टिंग। लॉन्ग मेथड है कंपोस्टिंग का, शॉर्ट मेथड है कंपोस्टिंग का, और इनडोर मेथड है कंपोस्टिंग का। ये 3 मेथड हैं जो
मशरूम इंडस्ट्री के लिए यूज़ होते हैं, वाइट बटन मशरूम के लिए यूज़ होते हैं। लॉन्ग मेथड सीजनल कल्टीवेशन वाले ज़्यादा यूज़ करते हैं। शॉर्ट मेथड इंडोर मेथड ऑफ सीजनल कल्टीवेशन में हम यूज़ करते हैं। लॉन्ग मेथड कंपोस्टिंग में सबसे पहले आप जो है विंडोज़ बना लें। विंडोज़ बनाने में आपका जो विंडोज़ का जो लेंथ है वो मैटर नहीं करता, आप लेंथ जितना मर्जी ले जाएं, बट इसका हाइट और इसकी विड्थ बहुत मैटर करती है। हाइट जो इसकी है मैक्सिमम आप 1.5 मीटर लेके जाएंगे, विड्थ इसकी 2 मीटर तक आप रखेंगे। और इसमें बेसिकली जब कंपोस्टिंग होती है तो 3 तरीके के जोन क्रिएट हो जाते हैं। एरोबिक जोन जहाँ पे एरेशन प्रॉपर होता है, सेमी एरोबिक जोन जहाँ पे हवा थोड़ी कम हो जाती है, और बिल्कुल कोर जोन जो एनारोबिक जोन जहाँ पे हवा बिल्कुल नहीं होती, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती, दैट इज़ अ कोर जोन, जिसे हम एनारोबिक जोन भी कहते हैं। लॉन्ग मेथड कंपोस्टिंग में जो डेज़ हैं वो 28 डेज से लेके 30 डेज तक लग जाते हैं, इसलिए हम ये ऑफ सीजनल कल्टीवेशन में नहीं प्रेफर करते। रीज़न बिंग ऑफ सीजनल कल्टीवेशन थोड़ा कॉस्टली होती है, हमें उसमें कम दिनों में कंपोस्ट बनानी होती है। सीजनल मेथड्स में हम इसे यूज़ करते हैं। तो डे ज़ीरो में जो सिर्फ हम क्या करते हैं, जो स्ट्रॉ है उसकी मिक्सिंग इंग्रेडिएंट का हम पाइल बना के रख लेते हैं। और सबसे पहले जो इसमें हम करते हैं वो है इनकी प्री वेटिंग। प्री वेटिंग में क्या होता है, जो भी आपका स्ट्रॉ है उसमें हम प्रॉपर वाटर मिक्स करते हैं। वाटर ऐसे मिक्स करना है भी आपके स्ट्रॉ का जो पाइल है या स्ट्रॉ में जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो 75% तक हो जाए। अगर आपका पानी कम है तो भी आपकी कंपोस्ट नहीं प्रॉपर बनेगी। अगर आपका पानी सीप आउट कर रहा है, यानी कि उसमें से लीक कर गया पानी, तो आपके जो न्यूट्रिएंट हैं कंपोस्ट के वो पानी के साथ बह जाएंगे। तो आपको ये दोनों काम नहीं करने, आपको सिंपल ऐसे करना है। आपने कभी देखा होगा जो व्हीट स्ट्रॉ की जो कह लो तूड़ी बोलते हैं हम उसे, तूड़ी पे या व्हीट स्ट्रॉ के जो चॉप्स होते हैं उनके ऊपर एक बड़ी शाइनिंग लेयर होती है, चमकदार होती है। वो शाइनिंग लेयर होती है काइटिन की। और काइटिन की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो पानी को अंदर नहीं जाने देता, पानी को घुसने नहीं देता स्ट्रॉ के अंदर। तो हमें क्या करना है, लॉन्ग मेथड में हमें उसे इजीली थोड़ा थोड़ा पानी देके और बार बार उसको कह लो मसलना है, एक तरीके से उसके ऊपर आदमी लगा के उसको पानी को अच्छी तरह एब्जॉर्ब करवाना है और उस काइटिन की लेयर को तोड़ना है। और जो मॉइस्चर कंटेंट है वो हमें 75% तक मेंटेन करना है। अगर मॉइस्चर कंटेंट 75% तक मेंटेन होगा तो ही जो हमें टेम्परेचर चाहिए वो मेंटेन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। उसके बाद आता है डे 1 to 5। और डे 1 to हम जब आप पाइल बना देंगे तो एट द एंड हम डे 1 काउंट करेंगे। आपका 24 से 48 आवर्स में, 1 से 2 दिन में जो आपका टेम्परेचर है वो 70 डिग्री तक पहुंच जाएगा। सेंटर टेम्परेचर आपका 70 डिग्री तक रहेगा। और इससे अबव अगर चला जाता है तो वो भी डिजायरेबल नहीं है, वो भी ठीक नहीं है। हमें 70 तक ही टेम्परेचर मेंटेन करना है। 65 से लेके 70 डिग्री तक आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है। ये आपको 5 दिन ऐसे ही पाइल बना के रखना है, उसमें कोई आपने चेंजेस नहीं करने। देन 6th डे पे हमें फर्स्ट टर्निंग करनी है उसकी, ठीक है। टर्निंग में आपका लॉन्ग मेथड में अगर आपके पास तो अपने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे आपके पास ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के आगे आपके पास बकेट लगी हुई है तो आप इजीली कर सकते हो। अगर ट्रैक्टर नहीं है तो आप मैनुअली आदमियों के साथ लगा के करोगे। आपका जो हीप है उसको आप तोड़ोगे। तोड़ने का मतलब क्या है, जो आपकी जो इंटरनल सेंट्रल कोर है वो बाहर आ जानी चाहिए, और जो आपका अपना अंदर वाला पार्ट है वो प्रॉपरली मिक्स हो जाना चाहिए। ऐसे प्रॉपरली मिक्स होना है ताकि जो मटेरियल है उसकी डिग्रेडेशन प्रॉपर हो, मिक्सिंग प्रॉपर हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका कंपोस्ट है वो गोल्डन येलो टू डार्क येलो हो जाएगा और थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर भी हो सकता है। आपको इसका टर्निंग के बाद फिर आपको इसका एक हीप बना देना है। हीप बनाने के बाद आप वैसे ही पाइल बना दोगे, वैसे ही विंडो बना दोगे। देन आपको वेट करना है 10वें दिन तक। अब 10वें दिन पे आपको सेकंड टर्निंग देनी है। तो आपको 10वें दिन जब आप सेकंड टर्निंग दोगे तो आपको क्या महसूस होगा कि आपकी आंखों में हल्की हल्की गैस चुभेगी, चुभन सी होगी एक गैस की, ठीक है। वो बेसिकली क्या होती है, अमोनिया होती है, ठीक है। इट मीन्स दैट आपका जो प्रोसेस है वो अमोनिया प्रोडक्शन हो रहा है। तो आपका प्रोसेस अब थोड़ी सी कंपोस्ट में स्मेल भी बन जाएगी। आपको वाइट सफ़ेद हुए जब आप कंपोस्ट को अंदर से
खोलोगे तो थोड़ा सा आपको वाइट फ्लेक्स भी नज़र आएंगे, पाउडरी मास भी नज़र आएगा। इन्हें हम एक्टिनोमाइसीटीज बोलते हैं, फायर फैंग्स कहते हैं। ये बेसिकली ऑर्गेनिजम्स हैं जो हाई टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। थर्मोफाइल्स भी हैं इसमें, थर्मोफाइल्स हैं जो हाई टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। अब आपको फिर इसकी टर्निंग करनी है 10th डे पे। 10th डे पे टर्निंग करने के बाद फिर आपको इसको अच्छी तरह से प्रॉपर मिक्सिंग के बाद आपको फिर इसका पाइल बना देना है। देन अगेन आपको ये 30th डे पे इसकी टर्निंग करनी है। 30th डे पे टर्निंग करनी है। 30th डे पे टर्निंग करने पे आप इसमें जिप्सम ऐड करेंगे। जिप्सम पहले आपने नहीं ऐड करना, जिप्सम आप ऐड करेंगे 3rd टर्निंग में। और जिप्सम ऐड करने के बाद आप इसका फिर एक पाइल बना देंगे। जिप्सम का मेन फंक्शन है, एक तो ये नाइट्रोजन बाइंडिंग में हेल्प कराता है और दूसरा ये पीएच मेंटेन करके रखता है। देन डे 16 पे आप 4th टर्निंग करोगे, 19वें दिन पे आप 5th टर्निंग करोगे, 22वें दिन पे आप 6वीं टर्निंग करोगे और 25वें दिन पे आप 7th टर्निंग करोगे। और कुछ आपने मिक्स नहीं करना। हाँ, अगर आपको लग रहा है भी आपका जो वाटर कंटेंट है वो कम हो गया है तो आप इसमें वाटर ऐड कर सकते हो, पानी आप इसमें ऐड कर सकते हो। अब 28वें दिन में आपको पाइल खोलना है। पाइल खोल के चेक करना है भी उसमें अमोनिया की स्मेल तो नहीं आ रही। अमोनिया आप अगर चेक कर सकते हो तो वो सबसे बेस्ट है। अमोनिया की किट मिलती है मार्केट में, ऑनलाइन आप अमेजोन से भी खरीद सकते हो। बड़ी सस्ती किट है और जिसका प्राइस बहुत चीप है। कह लो 2000 की किट होगी, इससे ज़्यादा महंगी आपको नहीं मिलेगी और ये बहुत देर चलेगी आपके पास। तो आप अमोनिया चेक कर सकते हैं। अमोनिया चेक करें, अगर अमोनिया की स्मेल नहीं आ रही, आंखों में अमोनिया की चुभन नहीं हो रही, या कह लो अमोनिया की टेस्टिंग में आपको पता लग गया भी अमोनिया नहीं है, तो आप इसकी स्पॉनिंग कर सकते हैं। अगर अभी भी अमोनिया की स्मेल आ रही है तो आप इसकी स्पॉनिंग नहीं करेंगे, इसकी एक और टर्निंग करेंगे जब तक अमोनिया ख़त्म नहीं हो जाता। हमें इसे कॉन्टिन्यूस रखना है। लॉन्ग मेथड कंपोस्टिंग में जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम रहती है वो है उसकी इन्फेक्शन के चांसेस बहुत रहते हैं क्योंकि प्रॉपर स्टरलाइजेशन नहीं होता। अब हम इसकी इजीली स्टरलाइजेशन कर सकते हैं जो कि एक कॉस्ट इफेक्टिव भी है। आपको क्या चाहिए इसके लिए? फॉर्मलिन में 40% फॉर्मल्डिहाइड हो। बेविस्टिन आप लेंगे 50% कार्बन डाइजीम। आप 1.5 लीटर फॉर्मलिन लेंगे, 50 ग्राम आप बेविस्टिन लेंगे, इसे डिसॉल्व करेंगे 40 लीटर पानी में। ये 1 टन कंपोस्ट के लिए है। फिर जितना टन आप कंपोस्ट बना रहे हैं उतने टन कंपोस्ट के ऊपर इसे आप स्प्रे करते रहेंगे। और जो कार्बन डाइजीम है वो स्पॉनिंग के टाइम, अगर आप स्पॉनिंग से पहले करते हैं तो इसकी ट्रांसलोकेशन नहीं होती फ्रूटिंग बॉडी में, ये मशरूम में नहीं जाता, तो आप इसकी ट्रीटमेंट दे सकते हैं जिससे आपकी कैलो स्टरलाइजेशन हो जाती है। अदरवाइज इनिशियल स्टेज में आपको कंपोस्ट में कोई इन्फेक्शन नहीं दिखेगी। इवन जब तक आपका स्पॉन रन है तब तक भी चांसेस हैं भी आपको ना नज़र आए इन्फेक्शन। और जब फ्रूटिंग स्टेज में आ जाती है तो फ्रूटिंग स्टेज में आपको आपकी जो फ्रूटिंग बॉडी है उसमें आपको इन्फेक्शन नज़र आएगी जो आपकी ईल्ड पे इफेक्ट करेगी, आपकी प्रोडक्शन पे इफेक्ट करेगी। तो हो सके तो आप कंपोस्ट की स्टरलाइजेशन कर लें। नाउ अब आपकी जब कंपोस्ट बन गया तो उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, गुड कैलो एट्रीब्यूट्स हैं कंपोस्ट के। वो क्या है? डार्क ब्राउन कलर की होनी चाहिए, ग्रीसी नहीं होनी चाहिए, स्टिकी नहीं होनी चाहिए, और उसकी एक अपना स्वीट इनऑफेंसिव स्मेल, यानी कि अगर आप उसमें उसको खुशबू करेंगे तो बड़ी एक प्यारी सी खुशबू आएगी उसमें। अमोनिया नहीं होना चाहिए, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ अमोनिया नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कंपोस्ट में लास्ट टर्निंग के वक्त अमोनिया है तो उसको यूज़ ना करें स्पॉनिंग के लिए। देन मॉइस्चर कंटेंट 68 to 72% तक होना चाहिए, ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। और पीएच इसका 7.2 to 7.8 पीएच तक होना चाहिए। इसमें आपको कुछ कैलो एक्टिनोमाइसीटीज नज़र आएंगे, वो बेसिकली ख़त्म हो जाएंगे। एक्टिनोमाइसीटीज का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, जो थर्मोफाइल्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इनका ये बेनिफिशियल रहेंगे, ये आपको हार्म नहीं पहुंचाएंगे। और बाकी एंड में कोई इंसेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई नीमेटोड्स नहीं होने चाहिए। अगर आपको नज़र आते हैं तो आप उसकी ट्रीटमेंट इनिशियल स्टेज पे ही कंपोस्ट में कर दें। जैसे मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, जो नाइट्रोजन परसेंटेज है हमने कंपोस्ट में वो 1.5 to 1.7% तक रखनी है विद रिस्पेक्ट टू ड्राई मैटर। इसकी परसेंटेज में वेरिएशन नहीं होनी चाहिए।
ये आप इनिशियली स्टेजेस पे ही डिटरमाइन करेंगे। अगर आपकी जो नाइट्रोजन परसेंटेज है लेस रहती है 1.5 to 1.7% से, तो आपकी जो कंपोस्ट है वो प्रॉपरली फर्मेंट नहीं होगी, डीकम्पोज नहीं होगी, आपका टेम्परेचर ही नहीं इंक्रीज होगा कंपोस्ट का, 55 to 60 डिग्री से सेल्सियस से ऊपर ही नहीं जाएगा, तो उसमें जो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो नहीं करेंगे, तो आपकी जो कंपोस्ट की है वो डिकम्पोजिशन नहीं होगी, तो उसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ग्रो कर जाएंगे और आपकी कंपोस्ट को इन्फेक्ट कर देंगे। ऐसे ही अगर आपकी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की परसेंटेज 1.7%, 5% से ज़्यादा है, तो आपकी जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो है वो बढ़ जाएगी। और अगर आपकी कार्बन टू नाइट्रोजन बढ़ जाती है, आपकी जो नाइट्रोजन है वो कह लो प्रोटीन फॉर्म में बाउंड नहीं होगी और फ्री पड़ी है अमोनिया फॉर्म में, यानी कि आपकी कंपोस्ट में अमोनिया है, जो नाइट्रोजन अमोनिया है वो प्रॉपरली बाउंड नहीं हुआ प्रोटीन में, तो फिर भी आपकी कंपोस्ट में इन्फेक्शन होगा येलो मोल्ड का, इंक मोल्ड का, ऑलिव ग्रीन मोल्ड का, ये आपकी कंपोस्ट में इन्फेक्शन रहेंगे ही रहेंगे। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आपकी कंपोस्ट का जो नाइट्रोजन परसेंटेज है वो इनिशियली ही उसे ऑप्टिमाइज कीजिए, नहीं तो आपकी परसेंटेज ईल्ड पे फर्क पड़ेगा, आपकी जो कंपोस्ट है वो प्रॉपर नहीं बनेगी। ऐसे ही जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसका कंटेंट भी इफेक्ट करता है कंपोस्ट पे। अगर आपकी जो इनिशियल जैसे ही हम पाइल बनाते हैं, पाइल बनाने में एक स्पेशल काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं जो मीजोफिलिक फ्लोरा होता है। मीजोफिलिक फ्लोरा क्या करता है, जो अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसे डिसॉल्व करना, उसे खाना शुरू करता है और हीट जनरेट करता है। हीट जनरेशन के बाद जब आपके पाइल का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है तो उसमें थर्मोफिलिक फ्लोरा ग्रो करता है, मतलब थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो करते हैं। और जैसे जैसे कंपोस्टिंग आपकी होती जाती है, कंपोस्ट का टेम्परेचर आप 28वें दिन पे पहुंच जाते हैं तो कंपोस्ट का टेम्परेचर डाउन होता है, जिसे हम कूल डाउन कहते हैं। इस लो टेम्परेचर पे थर्मोफिलिक तो खत्म हो जाते हैं क्योंकि उनको हाई टेम्परेचर चाहिए ग्रो के। अब मीजोफिलिक फ्लोरा भी इसमें ग्रो नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि जो फ्री कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट थे, कार्बन सोर्स प्रेजेंट थे, वो तो उन्होंने पहले ही कंज्यूम कर लिए। अब कंपोस्ट में आपके फ्री कार्बन सोर्स नहीं प्रेजेंट, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं प्रेजेंट, ठीक है। अगर मान लीजिए इट मीन्स दैट भी आपकी कंपोस्ट प्रॉपरली डिग्रेड हो चुकी है और आपकी जो कंपोस्ट है वो प्रॉपरली तैयार हो चुकी है। तो अब अगर आप कंपोस्टिंग करते हैं और इसके बाद भी अगर आपकी कंपोस्ट में थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं, तो फिर आपकी कंपोस्ट पे जो है दूसरी मोल्ड्स अटैक करेंगी। वो ग्रीन मोल्ड्स है या ब्लैक विस्कर मोल्ड है, ये दोनों अटैक करेंगी ही करेंगे अगर आपकी कंपोस्ट प्रॉपरली नहीं बन पाई और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं। तो ये भी ध्यान रखें आप कंपोस्टिंग करते वक्त। फर्दर मोर आ गया नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है पीएच। अगर आपकी कंपोस्ट का पीएच 7.2 to 7.8 जो कि फेवरेबल है हमारे वाइट बटन मशरूम के लिए, इतना है तो दैट इज़ बेस्ट। अदरवाइज़ अगर नहीं है तो इसमें आपका वाइट प्लास्टर मोड इन्वेड करना शुरू कर देगा और आपकी कंपोस्ट में जो एगेरिकस बायोस्पोरस की है वो ग्रोथ स्लो हो जाएगी और आगे जाके आपकी प्रोडक्शन या ईल्ड पे इफेक्ट पड़ेगा। लास्ट है जो इसमें वो है मॉइस्चर कंटेंट, कितना मॉइस्चर आपकी कंपोस्ट का। मॉइस्चर अगर नॉर्मली आप 65 to 67% भी रखते हैं ठीक है, बट 68 to 72% बेस्ट है। अगर वो 72% से ज़्यादा है तो क्या होगा, आपकी कंपोस्ट में जो इंटरस्पेस है, इंटरस्पेस में यानी कि जो फ्री स्पेस है, उस स्पेस में जो आपका मॉइस्चर भरा रहेगा, यानी कि आपके वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहेगी, वहाँ पे क्या रहेगा, मॉइस्चर रहेगा। तो उस सर्कमस्टांस में एनारोबिक कंडीशंस डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। अब एनारोबिक कंडीशन में क्या है, क्योंकि जो आपकी वाइट बटन मशरूम है इसका तो माइसीलियम एरोबिक है, ये एरोबिक है, इसे हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। बट अगर एनारोबिक कंडीशन डेवलप होगी तो आपका जो माइसीलियम है वो किल हो जाएगा। तो इसमें ब्राउन प्लास्टर मोल्ड, वाइट प्लास्टर मोल्ड अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। तो आपको ये चारों है जो पैरामीटर्स हैं, नाइट्रोजन, कार्बोहाइड्रेट्स, पीएच एंड मॉइस्चर, ये साइमल्टेनियसली एक साथ कंपोस्ट के ध्यान में रख के कंपोस्ट तैयार करनी है। तो लॉन्ग मेथड की कुछ शॉर्ट कमिंग्स भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसमें एक तो ये टाइम बहुत ज़्यादा लेता है, 28 to 30 डेज लेता है और इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका भी जो कन्वर्जन है वो भी कम होता है।
सेकंड, आउटडोर कंडीशन की वजह से इसमें दूसरे जो पेस्ट हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, डिजीज़ हैं, वो आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो जिसकी वजह से हमें फ्रीक्वेंटली इसके ऊपर इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का स्प्रे करना पड़ता है। अमोनिया जो है, इसमें अमोनिया का लॉस बहुत ज़्यादा होता है। अमोनिया लॉस होने से जो नाइट्रोजन कंटेंट है कंपोस्ट का वो लो हो जाता है, और जिसकी वजह से आपकी जो ईल्ड है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। आपकी जो प्रोडक्शन ईल्ड है वो कम आती है, और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको लॉन्ग मेथड कंपोस्टिंग का समझ आया होगा। आपको कोई भी अगर इसमें प्रॉब्लम लगती है, मैंने थोड़ा फास्ट करने की कोशिश की है क्योंकि वीडियो बढ़ जाती है, वीडियो की टाइम बढ़ जाता है। मैंने इसे शॉर्ट टाइम में बनाने की कोशिश की है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, इनिशियल स्टार्टिंग वीडियो में मैंने अपने नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। और इसमें बेसिकली कहीं पे भी मेरी ज़रूरत है तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। एनी टाइम आप मुझे कांटेक्ट करें। थैंक यू।